Good morning friends. Extraction of metal or metallurgy part 4. We studied about purification, types of purification or method of purification, in which last process is chromatography. Chromatography is used when if in a mixture component is presence in very trace amount या very less amount. अगर किसी गिवन मिक्सचर में किसी कंपोनेंट का या किसी यूं बोल सकते हो सब्सटेंस का बहुत कम अमाउंट प्रेजेंस हो तो इस अमाउंट को सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन के लिए जो मेथड आपका यूज आता है उस मेथड को आप क्या कहते हैं? क्रोमेटोग्राफी मेथड कहते हैं. तो क्या हो गया? पहला, क्रोमेटोग्राफी मेथड कब यूज कर सकते हैं? किसी गिवन मिक्सचर में अगर कंपोनेंट का वेरी लेस अमाउंट प्रेजेंस हो तो उस लेस अमाउंट को सेपरेट और प्यूरिफाइड करने के लिए जो मेथड काम में लेते हैं वो होता है आपका क्रोमेटोग्राफी. नेक्स्ट, ये जो क्रोमेटोग्राफी होता है ये किस पर डिपेंड है? तो क्रोमेटोग्राफी में जो दो फेज होती है, एक होगी आपके पास स्टेशनरी फेज या प्राइमरी फेज. ये होती है कांस्टेंट, ये कैसी होगी? कांस्टेंट. और दूसरी होती है आपके पास मोबाइल फेज. और ये कैसी होती है आपके पास? ये होती है मोबाइल या रोटेट होने वाली मोबाइल. ठीक है, ये तो मोबाइल होगी, ये कांस्टेंट होगी. इन दोनों फेज के डिस्ट्रीब्यूशन की बेसिस पर क्या नाम देते हैं हम इसको? ये इसका प्रिंसिपल है. डिस्ट्रीब्यूशन की बेसिस पर जो आपका प्यूरिफिकेशन मेथड बनता है वो क्या है? क्रोमेटोग्राफी है. क्रोमेटोग्राफी किस थ्योरी पर काम करता है? तो ये एडजॉर्प्शन थ्योरी पर काम करता है. एडजॉर्प्शन थ्योरी पर बेस्ड है. और एडजॉर्प्शन थ्योरी पर दोनों फेज होती है. ये जो आपके पास टू फेज है, टू फेज में क्या क्या हो सकता है? एक तो इसका फिजिकल स्टेट, ठीक है. एक हो सकती है इसकी नेचर और एक हो सकती है इसकी मोबिलिटी. इन तीनों की बेसिस पर इसका नाम पड़ा है क्या आपका? क्रोमेटोग्राफी. Why chromatography is known as chromatography? Due to separation of ores in various colorful band on the basis of physical state, nature and mobility. This process is known as chromatography. क्या? दोनों जो फेज है, दोनों फेज के फिजिकल स्टेट, उनकी नेचर और उसकी मोबाइलिटी की बेसिस पर अलग अलग कलर के बैंड बनते हैं और जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ा है? क्रोमेटोग्राफी नाम पड़ा है. टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, 3 टाइप की क्रोमेटोग्राफी हमें पॉपुलर होती है. पहला एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, जिसमें है कॉलम क्रोमेटोग्राफी. दूसरी होती है आपके पास पार्शन, जिसमें होती है पेपर क्रोमेटोग्राफी. और तीसरी होती है आपके पास आयन एक्सचेंज, जिसमें वाटर का प्यूरिफिकेशन किया जाता है. ठीक है, तो ये 3 टाइप की हो गई. अगला हमें कौन सा पढ़ना है? एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी हमें पढ़ना है. तो देखो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में क्या होगा, तो यहाँ हम स्टडी कर लेते हैं इसका. एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, इसमें आपका सबसे पहले एक ब्यूरेट होगा, ऐसा, ये ब्यूरेट हो गया. इस ब्यूरेट में नीचे की तरफ टैप लगी होगी आपके पास, टैप टूटी लगी हुई होगी, एक टैप. ये जो आपका कॉलम होता है, कॉलम, इस कॉलम में आपके पास क्या होगा? यहाँ एडजॉर्बेंट भरा होगा, यहाँ पर होगा एडजॉर्बेंट कौन कौन सा हो सकता है? या सा हो सकता है सिलिका,
या हो सकता है आपका सेल्यूलोज, या हो सकता है आपका स्टार्च, या हो सकता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, या आपके एड्जॉर्बेंट इसमें फिलअप हो सकते हैं। ये जो आपके पास कॉलम और एड्जॉर्बेंट है, ये इसकी कौन सी फेज है? ये है आपके पास फेज फर्स्ट, स्टेशनरी फेज है। अब जिस ओर्स को आपको डालना है, ओर्स, ठीक है, उसको आप किस में डाल दो? एड्जॉर्बेंट में डाल दो। जैसे एड्जॉर्बेंट में डालोगे, ये ओर्स क्या करेगा? ये एड्जॉर्बेंट क्या करेगा उसको? या तो सिलिका, सेलुलोज, स्टार्च, ये सभी क्या करेंगे? उसको एब्जॉर्ब करेंगे। और जो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा वो कलरफुल बैंड्स नीचे की तरफ। तो वेरियस कलरफुल बैंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एड्जॉर्प्शन, स्ट्रेंथ ऑफ एड्जॉर्प्शन की बेसिस पर या टेंडेंसी ऑफ एड्जॉर्प्शन की बेसिस पर जो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा वो कलरफुल बैंड ए, उससे कम बी, उससे कम सी, उससे कम डी। तो वेरियस कलरफुल बैंड आपको बन गए, कलरफुल बैंड्स, और इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा है? क्रोमेटोग्राफी इसका नाम पड़ा है। नेक्स्ट अगली बात, यह है आपकी कॉलम क्रोमेटोग्राफी, जिसमें आप इस टैप को स्टार्ट करते हैं और अलग अलग बैंड को अलग अलग पोर्ट में, अलग अलग पोरस में कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर यह टेक्निक कहलाता है आपका एड्जॉर्प्शन। अब जो आपने एड्जॉर्बेंट काम में लिया है, इसकी प्रॉपर्टी कैसी हो, इसकी प्रॉपर्टीज कैसी होनी चाहिए? तो पहले ये आपका इजीली अवेलेबल होने वाला हो, दूसरा यह केमिकली इनर्ट होना चाहिए, केमिकल रूप से क्या हो? ये इनर्ट हो। अगर यही रिएक्ट करने वाला हो गया तो रिएक्ट करके कुछ और बना देगा। कलर में कैसा होना चाहिए? वाइट होना चाहिए, और चीपेस्ट होना चाहिए, चीपेस्ट होना चाहिए, आसानी से अवेलेबल हो जाए, चीपेस्ट हो, वाइट हो, तो इसका मज़ा दूसरा है। कैसे? ये इजीली क्या कर सकता है? किसी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर सकता है। ये हो गई आपके पास क्रोमेटोग्राफी। दोबारा से एक बार स्टडी कर लो। क्रोमेटोग्राफी कब यूज़ में लिया जाता है? जब कोई आपको मिक्सचर गिवन है, बड़ा मिक्सचर गिवन है, लेकिन उसमें कंपोनेंट का लेस अमाउंट प्रेजेंस है, उस लेस अमाउंट वाले को आपको सेपरेट करना है या प्यूरिफाइड करना है, मेटल की फॉर्म में ऑब्टेन करना है, तो आप इस मेथड को काम में लोगे। ये मेथड को क्रोमेटोग्राफी, या यूं कह दो ये मेथड किस पर बेस्ड होता है? तो इसमें दो फेज है, स्टेशनरी फेज या प्राइमरी फेज और मोबाइल फेज। दोनों फेजेस के डिस्ट्रीब्यूशन की बेसिस पर क्रोमेटोग्राफी डिपेंड करता है, जो एड्जॉर्प्शन थ्योरी पर डिपेंड है। नेक्स्ट, एड्जॉर्प्शन थ्योरी पर डिपेंड है। और दूसरी बात, इसको हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, क्यों? तो बोथ जो फेजेस होगी, बोथ फेजेस की फिजिकल स्टेट, उनकी नेचर और उनकी मोबाइलिटी की बेसिस पर वेरियस कलरफुल बैंड आपको प्राप्त होंगे, और इसी कारण इसको क्या बोला जाता है? क्रोमेटोग्राफी बोला जाता है। अगला, टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी हो सकती है, पार्शन क्रोमेटोग्राफी हो सकती है, पोर्शन के दो आयन क्रोमेटोग्राफी हो सकती है। एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में कॉलम क्रोमेटोग्राफी पॉपुलर है, जिसका हमें स्टडी करना है। पेपर क्रोमेटोग्राफी हमारे कोर्स में नहीं है, और आयन एक्सचेंज वाटर के प्यूरिफिकेशन में काम आती है। चलो, कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? कॉलम क्रोमेटोग्राफी में एक ब्यूरेट होता है, एक कॉलम होता है। उस कॉलम में बॉटम साइड पर क्या होता है? एक टैप रीअरेंज होता है, एक टोंटी रीअरेंज होती है। नेक्स्ट, इसमें हम क्या करते हैं? एब्जॉर्बेंट डालते हैं। एब्जॉर्बेंट सिलिका हो सकता है, सेलुलोज हो सकता है, स्टार्च हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है। ये सभी केमिकल रूप से इनर्ट होते हैं, कलर में वाइट होते हैं, क्योंकि वाइट कलर सबसे ज़्यादा कलरफुल बैंड्स बनाता है, इसलिए वाइट कलर का, और चीपेस्ट होता है। फिर जिस ओर्स को प्यूरिफाइड करना है उसको गैसियस फॉर्म और लिक्विड फॉर्म में लेकर एड्जॉर्बेंट के अंदर इंटर कराते हैं। इंट्रेंस से क्या होगा? एड्जॉर्बेंट में टेंडेंसी है एब्जॉर्ब करने की, वो जिसको ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, फास्ट एब्जॉर्ब करेगा, वो लाइंस नीचे की तरफ आ जाएंगी और अलग अलग कलरफुल बैंड्स बनेंगे जो प्योर से इम्प्योर की तरफ बनेंगे। यही होती है आपके पास एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, ये हमारे प्यूरिफिकेशन के मेथड खत्म है बेटा, कंप्लीट प्यूरिफिकेशन हमारा पूरा होता हुआ। नेक्स्ट, अब हम स्टार्ट करेंगे स्पेसिफिक मेटलर्जी। ठीक है, ये हमारा कॉमन मेटलर्जी आज खत्म हो गया। अब स्पेसिफिक मेटलर्जी, स्पेसिफिक मेटलर्जी, स्पेसिफिक मेटलर्जी में हमारे कोर्स में 4 मेटलर्जी है। फर्स्ट, मेटलर्जी ऑफ कॉपर, सेकंड मेटलर्जी ऑफ एल्युमिनियम, थर्ड मेटलर्जी ऑफ आयरन, एंड फोर्थ मेटलर्जी ऑफ जिंक।
These are for metallurgy and their reactions are studied in metallurgy. फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं मेटलर्जी ऑफ कॉपर। फर्स्ट कॉपर। कॉपर में पहली चीज पढ़नी हमें बेटा इंपॉर्टेंट ओर्स। इंपॉर्टेंट ओर्स। इंपॉर्टेंट ओर्स कौन कौन से हैं कॉपर के? तो फर्स्ट इसका जो ओर्स है वो है CuFeS2। इसका नाम है कॉपर पायराइटीज। पायराइटीज, कॉपर पायराइटीज। नेक्स्ट सेकंड वन है आपके पास Cu2O, जिसको आप बोलते हैं क्यूपराइट या बोल सकते हो रूबी कॉपर। रूबी कॉपर, रूबी कॉपर। नेक्स्ट तीसरा हो सकता है आपके पास Cu2S, इसको बोलते हैं आप कॉपर ग्लांस। कॉपर ग्लांस। एंड फोर्थ हो सकता है आपके पास CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं मेलेकाइट। क्या बोल सकते हैं इसको? मेलाकाइट। कॉपर पायराइटीज CuFeS2, Cu2O रूबी कॉपर या क्यूपराइट, Cu2S कॉपर ग्लांस एंड CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस मेलाकाइट। अब कॉपर की स्पेसिफिक मेटलर्जी के प्रोसेस क्या क्या होंगे? तो प्रोसेस देखो बेटा, प्रोसेस फर्स्ट सबको पता है पाउडर फॉर्म होगा। पाउडर फॉर्म में कोई रिएक्शन नहीं होती। जैक रेसर से हो सकता है या यूँ बोल सकते हो आप बाल मिल से हो सकता है, स्टैम्प मिल से हो सकता है। नेक्स्ट सेकंड होता है आपके पास कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जो इंपॉर्टेंट ओर्स है वो कौन सा है? सल्फाइड ओर्स है। सल्फाइड ओर्स के लिए कौन सी? फोर्थ फ्लोटेशन मेथड काम है, इसमें भी कोई रिएक्शन नहीं होगी। थर्ड प्रोसेस है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, तो इसमें रोस्टिंग होगी और इसमें रिएक्शन भी है। नेक्स्ट फोर्थ होगा इसमें क्या कह सकते हैं आप? स्मेल्टिंग इन ब्लास्ट फर्नेस। स्मेल्टिंग और वो भी किसमें? ब्लास्ट फर्नेस में, इसमें भी रिएक्शन होगी। फिफ्थ प्यूरिफिकेशन होना चाहिए, बट स्पेसिफिक मेटलर्जी पढ़ रहे हैं तो इसमें होगा बेसेमेराइजेशन। बेसेमेराइजेशन और वो होगा बेसेमर कंटेनर में। और लास्ट में होगा आपके पास प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन। चलो एक एक को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पाउडर फॉर्म में कोई रिएक्शन नहीं, कंसंट्रेशन में कोई रिएक्शन नहीं, हम पढ़ रहे हैं रोस्टिंग। तो चलो रोस्टिंग की रिएक्शंस को स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट देखना रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या होता है दोस्तों? ओर्स को हाई टेम्परेचर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करना क्या कहलाता है आपका? रोस्टिंग। मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ, बस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो देखो CuFeS2 इंपॉर्टेंट ओर्स है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। तो आप यू मानो, सीधा सीधा ट्रिक इसका। तीन भाइयों का घर है Cu, Fe और S, विदेशी इंटर किया। तो जब भी कोई बाहर से घर में इंटर करेगा, घर के बंटवारे हो गए, तो घर तीन भागों में टूट गया। Cu में टूट गया, Fe में टूट गया और सल्फर में टूट गया। विदेशी से छोटा भाई, जो सबसे लास्ट में, छोटे भाई ने शादी कर ली। ये लो साहब, छोटे भाई ने शादी कर ली। बड़े भाइयों में क्या होगा? लड़ाइयाँ होगी, बट छोटा है माफ़ किया। तो जब इसने कहा 2 बार तो 1 बार आ गया और ये 1 बार में आ गया, राजी हो गए भाई। अब रिएक्शन को बैलेंस बाद में करेंगे, ठीक है। लेकिन बड़े भाइयों ने छोटे भाई को साथ रखा। तो देखो बड़ा Cu छोटा S, बड़ा Fe छोटा S, और इसकी प्रेजेंस में इसने एक शादी की, क्योंकि रोस्टिंग में क्या होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस। 3 शादियां कर डाली और 3 शादियां करके क्या बनाया? इन्होंने बनाया Cu2O, इन्होंने बनाया FeO प्लस SO2 गैस बाहर, SO2 गैस बाहर, SO2। आप कहोगे सर बैलेंस नहीं है। अरे भैया 2 लगा दो यार, बैलेंस हो जाएगा। देखो ये 2, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2, यहाँ पर बैलेंस करना है तो यहाँ 2 लगा दो, ये 2 लग गया, बैलेंस है, चेक कर लो। और नहीं है, हो गया बैलेंस, चेक कर सकते हैं आप। तो देखो SO2 गैस एग्जिट। तो रोस्टिंग से जो प्रोडक्ट प्राप्त हुए आप उनको लाइनसर लिख दो। तो आप कहेंगे रोस्टेड ओर्स के कंपोनेंट ऑफ रोस्टेड ओर्स, फर्स्ट इज क्यूप्रिक सल्फाइड,
फेरस सल्फाइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड and ferrous oxide, Cu2s, FeS, Cu2O, FeO. This is reaction of roasting. Now reaction of smelting in blast furnace. First one is roasting complete. याद हो गया, 3 भाइयों का घर, छोटे ने शादियाँ की, बंटवारे हो गए, बड़े भाइयों ने छोटों को साथ रखा और 3-3 शादियाँ की, शादियाँ सभी ने की, प्रोडक्ट बने, वो प्रोडक्ट थे 4, कौन कौन से? Cu2s, FeS, Cu2O, FeO. नेक्स्ट अगला सेकंड प्रोसेस होता है आपका स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग और स्मेल्टिंग होता है बेटा ब्लास्ट फर्नेस में। ब्लास्ट फर्नेस में तुम्हें पहले पढ़ा चुका हूं, कैसी होती है? कुछ भट्टी ऐसी होती है, ये देखिए ऐसी, ये ऐसी, ये इस तरह की एक फर्नेस हो जाएगी आपके पास, ये लो, ये इस तरह की एक फर्नेस हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे बताओ, ब्लास्ट फर्नेस आपने रिडक्शन में पढ़ा कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या क्या मिलाया था आपने उस समय कहा था सर एक तो मिला दो ओर्स, प्लस मिला दो आप कोक, प्लस मिला दो आप फ्लक्स। तो ओर्स तो ये चारों कंपोनेंट मिला दोगे आप, कौन कौन से? Cu2s, FeS, Cu2O, ये तो ओर्स हो गया, ये ओर्स। कोक आप क्या डाल दोगे? कोयला डाल ही दोगे। फ्लक्स क्या डालोगे? मेन चीज तो वो होगी सिलिका, SiO2 क्या डाल दो आप? सिलिका फ्लक्स को डाल दो। चलिए अब रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। ये तो सबसे ऊपर डॉन, किसी से रिएक्शन करता नहीं। ये बॉटम साइड पर इम्प्योरिटी गंदगी से कोई रिएक्शन करना चाहता नहीं। तो 2 नंबर और 3 नंबर आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेंगे? देखो Cu2O प्लस FeS, ये एक्सचेंज करेंगे, S इसको देगा, O इसको देगा। बताओ क्या बन गया? S इधर आने से Cu2s प्लस FeO। जरा ध्यान से देखो, Cu2s डॉन जैसा, FeO गंदगी जैसा। तो मीन्स रिएक्शन क्या है? रोस्टेड ओर्स के कंपोनेंट Cu2s, FeS, Cu2O, FeO। फर्स्ट डॉन, लास्ट इज इम्प्योरिटी। डॉन और इम्प्योरिटी रिएक्ट नहीं करते, सेकंड और थर्ड रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करके एक बनाएगा डॉन जैसा, एक बनाएगा गंदगी जैसा। तो देखो गंदगी और गंदगी, डबल गंदगी, तो यहां पर लिख दिया आपने FeO, इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी से आपने देखा था कौन रिएक्ट करता है हमेशा? फ्लक्स। तो SiO2 रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा बेटा? FeSiO3, ये बना देगा फेरस सिलिकेट, इम्प्योरिटी किट की फॉर्म में। किस फॉर्म में? किट की फॉर्म में इम्प्योरिटीज बाहर निकाल देगा। तो ध्यान रखना, कॉपर की मेटलर्जी में इम्प्योरिटी किस फॉर्म में बाहर जाती है? फेरस सिलिकेट, उसका फॉर्मूला FeSiO3। कॉपर की मेटलर्जी में फ्लक्स कौन है? सिलिका, SiO2। तो बताओ बेटा बाद में क्या बचा? लास्ट में क्या बचेगा? यहाँ पर लास्ट में आपने देखा गंदगी खत्म हो गई, 2 नंबर 3 नंबर रिएक्ट कर गया, कौन बचा? डॉन। तो डॉन दुनिया में अकेला नहीं बचता, डॉन का चमचा भी बचता है। तो लास्ट में यहाँ पर फाइनली जो आपके पास बचेगा, एक तो बनेगा डॉन और एक डॉन जैसा। और सभी को पता है कि जैसे हम ब्लास्ट फर्नेस में नीचे जाते हैं तो हाई टेम्परेचर होता है, तो ये मोल्टन फॉर्म में आपको मिलेगा, मोल्टन फॉर्म। तो इसको बोलते हैं आप कॉपरमेट। क्या बोलते हैं इसको? कॉपरमेट। सवाल पूछ सकता है व्हाट इज कॉपरमेट, तो आप कहोगे इन ब्लास्ट फर्नेस क्यूप्रिक सल्फाइड एंड क्यूप्रिक ऑक्साइड मोल्टन मिक्सचर ऑब्टेन, दिस इज नॉन एज कॉपरमेट। ब्लास्ट फर्नेस के लास्ट में Cu2s और Cu2O का गला हुआ मोल्टन मिक्सचर प्राप्त होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं कॉपरमेट। तो ये आपका क्या हो गया? ये हो गया। अगला बेसेमराइजेशन, 5th वन इज, तो बेसेमर कंटेनर में होगा, बेसेमर कंटेनर। और बेसेमर कंटेनर क्या होता है? एक पी शेप की एक ऐसी क्या होगी? ऐसी फर्नेस होगी आपके पास, जिसकी इंटरनल वॉल सिलिका की बनी होती है ऐसी, और इसमें एयर ट्यूब्स लगी होगी जहां से ऑक्सीजन इंटर करेगी, ठीक है। यह है बेसेमर कंटेनर। और अंदर की दीवार किसकी बनी है? सिलिका की। इसमें आपने कॉपरमेट को शिफ्ट कर दिया, कॉपरमेट शिफ्टेड। अब कॉपरमेट जैसे इसमें शिफ्ट होगा, याद होगा आपको ऑटो रिडक्शन हुआ था, ठीक है। तो क्या होगा? Cu2s रिएक्टेड विद Cu2O, 2 मोल ऑफ Cu2O, और यहां से आपकी प्राप्त होगी 6Cu प्लस SO2 गैस क्या होगी? यहां से एग्जिट होगी, इजेक्ट होगी। तो ये जो SO2 गैस इस कॉपर की सल्फेट से बाहर आएगी तो कॉपर पर क्या बन जाएंगे? ब्लिस्ट बन जाएंगे, और इसी कारण इसको बोलते हैं आप ब्लिस्टर कॉपर।
फफोलेदार तांबा जो लगभग 97 से 98% तक क्या होगा बेटा, प्योर होगा। ठीक है, कहाँ से, बेशेमर कंटेनर से। नेक्स्ट, इसके बाद आता है आपके पास प्यूरिफिकेशन, उसमें कोई रिएक्शन नहीं है, पढ़ा हुआ है आपका प्यूरिफिकेशन। क्या टॉपिक है इसमें, एक तो होती है पुलिंग, कौन सी, ग्रीनवुड वाली, और एक होता है आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक प्यूरिफिकेशन, जिससे 99.9% तक प्योर कॉपर आपको मिलेगा। दिस इज मेटलर्जी ऑफ कॉपर। आ गया होगा आपको बखूबी समझ में। आपने स्पेसिफिक मेटलर्जी स्टार्ट किया। स्पेसिफिक मेटलर्जी में कौन कौन आता है, कॉपर आता है, एल्युमिनियम आता है, फेरस आता है और जिंक आता है, जिसमें आज हमने स्टार्ट किया था कॉपर का मेटलर्जी। तो देखो, कॉपर का जो हमारे पास मेटलर्जी होता है, कॉपर का जो हमारे पास मेटलर्जी होगा, इसका इंपॉर्टेंट और कौन से बेटा, CuFeS2 कॉपर पायराइटिस, Cu2O क्यूपराइट, या इसको आप कह सकते हो रूबी कॉपर। नेक्स्ट, Cu2S कॉपर ग्लांस, CuCO3.CuH का होल ट्वाइस, उसको बोलते हैं मेलेकाइट। प्रोसेस क्या है, पाउडर फॉर्म, कोई रिएक्शन नहीं। कंसंट्रेशन 4th फ्लोटेशन से, बट कोई रिएक्शन नहीं। रॉस्टिंग, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और जलेगा तो 3 हिस्से हो गए, Cu2S, FeS, SO2। Cu2S और FeS दोबारा से क्या होंगे आपके पास, रोस्टेट होंगे और ओर्स बनाएंगे और SO2 गैस बाहर चली जाएगी। नेक्स्ट, इस रोस्टेड ओर्स के कंपोनेंट कौन से, Cu2S, FeS, Cu2O, FeO, जिनको आप शिफ्ट कर दोगे किसमें, स्मेल्टिंग बॉक्स में, मतलब ब्लास्ट फर्नेस में। तो उसमें कंपोनेंट डाले, कोक डाला और फ्लक्स के रूप में SiO2 डाला, रिएक्शन होगी। रिएक्शन से इम्प्योरिटीज फेरस सिलिकेट FeSiO3 की फॉर्म में बाहर चलेगी और लास्ट में क्या बनेगा बेटा, आपका कॉपरमेट बनेगा मोल्टन स्टेट में। क्या नाम है उसका, Cu2S और Cu2O का मिक्सचर बनेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉपरमेट कहते हैं। इस कॉपरमेट को आपने पियर शेप की भट्टी में आपने इसको क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, जिसकी इंटरनल सरफेस किसकी बनी हुई है, सिलिका की बनी हुई है। उसमें शिफ्ट करने के बाद ऑक्सीजन उसमें इंटर करेगी और ऑटो रिडक्शन होगा। उस ऑटो रिडक्शन से कॉपर बनेगी और SO2 गैस उस कॉपर की सरफेस से स्लोली क्या होगी, बाहर निकलेगी, जिससे जो कॉपर प्राप्त होगा वो कैसा होगा, ब्लिस्ट युक्त होगा। और ब्लिस्ट का मतलब एक तरह से फफोले बन गए, ब्लिस्ट वाला होगा, इसी कारण उसका नाम हो गया ब्लिस्टर कॉपर, जो 97 से 98% तक प्योर होगा। उसके बाद क्या होगा, उसका प्यूरिफिकेशन होगा, जो या तो हो सकता है पुलिंग से या हो सकता है इलेक्ट्रोलाइटिक प्यूरिफिकेशन से, जिससे 99.9% तक क्या बन जाएगा, प्योर कॉपर आपको प्राप्त होगा। ये स्पेसिफिक मेटलर्जी में पहला टॉपिक खत्म हो गया बेटा। नेक्स्ट, अगला टॉपिक हम ले रहे हैं, कॉपर खत्म, सेकंड स्पेसिफिक मेटलर्जी का टॉपिक ले रहे हैं हम, एल्युमिनियम का मेटलर्जी। तो मेटलर्जी ऑफ एल्युमिनियम, सेकंड मेटलर्जी ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की मेटलर्जी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। देखो, इस एल्युमिनियम की मेटलर्जी में 3 स्टेप होंगे बेटा। फर्स्ट स्टेप होगा कंसंट्रेशन, सेकंड होगा इलेक्ट्रोलाइसिस, बिल्कुल अलग है, तभी तो नाम स्पेसिफिक है, इलेक्ट्रोलाइसिस। और थर्ड सी होगा आपका प्यूरिफिकेशन। तो मैं बात करता हूं सबसे पहले कंसंट्रेशन की। तो देखो बेटा, कंसंट्रेशन में इसमें 3 प्रोसेस है, एक होगा होल का प्रोसेस, एक होगा बेयर का प्रोसेस, एक होगा सरपेक का प्रोसेस। होल, बेयर और सरपेक। इलेक्ट्रोलाइसिस है वो होगा हॉल एंड हाउराल्ट का प्रोसेस। और प्यूरिफिकेशन जो होने वाला है वो है हुप्स प्रोसेस तो हमारे कोर्स में नहीं है। अब आप याद करो, प्यूरिफिकेशन में मैंने आपको स्टेप ऑफ मेटलर्जी पढ़ाए थे, उसमें सेकंड स्टेप आपको याद होगा। फर्स्ट तो पाउडर फॉर्म, सेकंड कंसंट्रेशन में एक पढ़ा था 4th फ्लोटेशन, एक पढ़ा था ग्रेविटी सेपरेशन, एक पढ़ा था मैग्नेटिक सेपरेशन, और एक केमिकल मेथड जो आपको नहीं पढ़ाया, मैंने कहा एल्युमिनियम के मेटलर्जी में पढ़ेंगे। यही बेयर का जो प्रोसेस है ये कहलाता आपका केमिकल, या इसको बोल सकते हो लीचिंग। क्या बोल सकते हो इसको, लीचिंग, जिसको हम यहाँ स्टडी करेंगे। तो चलो आज केवल कंसंट्रेशन के स्टेप्स को देखते हैं। इसका एक चार्ट बना के बता देता हूँ, नेक्स्ट राउंड में इस पूरे को लेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पर
एल्युमिनियम की मेटलर्जी तो लिखी, पर इसके इंपॉर्टेंट ओर्स कौन से वो भी देख लो बेटा एक बार। इंपॉर्टेंट ओर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज Al2O3.2S2O, इसको आप बोलते हैं बॉक्साइट। नेक्स्ट सेकंड होता है आपका Al2O3, इसको बोलते हैं आप एल्यूमिना, या बोल सकते हैं आप कोरंडम। नेक्स्ट तीसरा होता है Na3Al(F6), इसको बोलते हैं आप वेरी मोस्ट है क्रायोलाइट, इसको क्या बोलते हैं? क्रायोलाइट। तो इंपॉर्टेंट और कौन कौन से? Al2O3.2S2O, ये हो गया आपका बॉक्साइट, Al2O3 एल्यूमिना, Na3Al(F6), इसको बोलते हैं क्रायोलाइट। तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ओर्स है जिसकी मेटलर्जी देखनी है वो कौन सा है? बॉक्साइट। तो मैं कंसंट्रेशन को कर रहा हूँ, जैसे आपने बॉक्साइट ओर्स लिया Al2O3.2S2O, यह आपका बॉक्साइट ओर्स है। अब इस बॉक्साइट ओर्स का आप क्या करोगे? कंसंट्रेशन वो 3 प्रोसेस से होगा, होल से, बेयर से और सरपेक से। ठीक है, यहाँ हो गया होल का मेथड, यहाँ हो गया बेयर्स मेथड, होल, बेयर, और यहाँ हो गया आपका सरपेक मेथड। नेक्स्ट होता क्या बेटा, देखो इन दोनों से बनेगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, NaAlO2, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। इससे जो आपका प्रोसेस बनने वाला है, इससे जो आपका बनने वाला है वो होगा 2Aln, इस पे भी 2 लगा दो, ये होगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ये होगा आपका एल्युमिनियम नाइट्राइड। अब इसका, इसका और इसका आप हाइड्रोलाइसिस कर दो, हाइड्रोलाइसिस, तो इससे बनेगा 2AlOH का होल थ्राइस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आपका बनेगा, जिसको गर्म करने पर इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर चला जाएगा और क्या बनेगा? एल्युमिना प्राप्त होगा। तो बॉक्साइट से एल्युमिना प्राप्त होने का प्रोसेस क्या कहलाता है बेटा? कंसंट्रेशन कहलाता है। ये आपको चार्ट बनाया जिसको आप थोड़ा मेजर कर लीजिए। अगली क्लास में दोबारा से चार्ट बना के केमिकल रिएक्शंस को अपन क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। तो अभी काम में कब आता है? सरपेक काम में आता है जब आपके पास सिलिका की इम्प्योरिटी हो। ये काम में आता है आपके पास बेयर जब सिलिका प्लस Fe2O3 दोनों की इम्प्योरिटीज हो। होल का मेथड काम में आता है जब आपके पास Fe2O3 की इम्प्योरिटीज हो। जब फेरस ऑक्साइड की इम्प्योरिटी हो तो होल, ये प्लस सिलिका की हो तो बेयर, और सिलिका की हो तो आपके पास सरपेक। बस स्टे होम, बी सेफ, एंड वी स्टडीड कंटिन्यूअसली नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, धन्यवाद।